हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं दिव्या इंस्टीट्यूट। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। मैं हूं नवीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई चल रही होगी दे दनादन। तो आइए, ये फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इसका नाम है। तो आइए, फिजिक्स के चैप्टर 3 को आज अध्ययन करने की हम कोशिश करते हैं। ये आपके बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर इससे कम 10 से 12 नंबर का पूछा ही जाता है, जिससे क्या होते हैं दृष्टि दोष और उसके निवारण, ये तो पूछा ही जाएगा। ये हो सकता है कि इस बार 2027 में ये भी पूछ दे कि मानव नेत्र का सचित्र चित्रण बनाए और उसकी व्याख्या बनाए। तो क्या होता है मानव नेत्र, आज इसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नेत्र की सहायता से हम जो देखते हैं, हमें देखने में मदद मिलती है, ये कैसे काम करता है, किस तरह से ये बनता है और क्या क्या इसमें फैसिलिटी है, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मानव नेत्र, व्हाट इज ह्यूमन आई। मानव नेत्र होता क्या है? तो मानव नेत्र, ये जो मानव नेत्र है, ये किसी वैज्ञानिक ने, किसी आदमी ने हमें बनाकर नहीं दी है, ये हमें दी है प्रकृति ने। ये हमें जन्म से ही है और माँ के गर्भ में जब थे हम, तभी से हमको ये प्राप्त हुआ है। तो ये मानव नेत्र क्या है? ये प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये मानव नेत्र जो है प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। आइए लिखते हैं मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र क्या, किसे कहते हैं या क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे कि ये एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। क्या है ये? प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। ये क्या है? मानव नेत्र प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकृति ने हमें दी है। ये क्या करता है? देखने में मदद करती है। ये देखने में, हमें देखने में मदद करती है, देखने में मदद करती है। मानव नेत्र जो है प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक प्रकाशीय यंत्र है, जो हम सभी को, सभी मानवों को, सभी जीवों को जो जीवित है उसको क्या करते हैं? देखने में मदद करती है। तो आइए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये इतनी फुटबॉल की तरह, लगभग फुटबॉल की तरह, लगभग गोला की तरह, ये मानव का नेत्र है। मानव का नेत्र हूबहू ऐसा ही होता है। थोड़ा सा बनाने में वो हो गया, मैं कोई पेंटर तो हूँ नहीं कि हूबहू बना दूं, लेकिन ये जो दिख रहा है लगभग यही मानव नेत्र होता है। तो आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से पार्ट को क्या नाम है और इसका क्या काम है, और हमें देखने में मदद करती है। तो कैसी करती है? कभी कभी दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, कभी कभी पास की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो ये क्यों नहीं देख पाते हैं? किसकी कमी से ऐसा होता है? कभी कभी अंधेरे में आने पर अचानक लाइट हो जाती है तो आंख झलमलाने लगता है, ये कैसे होता है? कभी कभी अचानक धूप में जाने पर आंख झलमलाने लगता है, तो ये कैसे होता है? आइए उन सभी सवालों को खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ये मानव नेत्र। तो मानव नेत्र होता क्या है? ये प्रकृति द्वारा प्राप्त एक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें देखने में मदद करती है। अब देखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। अब इसको फिगर को डिस्क्राइब करते हैं, फिगर पर चर्चा करते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र का सचित्र चित्रण बनाए, मतलब 5 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा, इस पार्ट का क्या नाम है, इसलिए हमने आपको बना के दे दिए है, और इसका बनावट लिखना पड़ेगा। आप उसको क्या कार्य है वो सब भी लिखना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं आपको 5 नंबर मिल सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत, मानव नेत्र की ये जो परत दिख रही है, ये परत सबसे ऊपरी परत, सबसे बाहरी परत, इसको कहते हैं श्वेत पटल। इसको श्वेत पटल या स्क्लेरोटी के नाम से जाना जाता है। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है जिसको स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है। ये कैसी होती है? तो ये होती है, एक चमड़ी की बनी होती है, सफ़ेद होती है,
इसलिए उसका श्वेत पटल नाम है। चमड़ी की बनी होती है, मोटी चमड़ी की बनी होती है, सफेद होती है, अपारदर्शी होती है, जिसको क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। ये आँख की बाहरी क्या है, सबसे बाहरी परत है, जिसको हम श्वेत पटल कहते हैं। इसके अंदर का भाग, श्वेत पटल के ठीक नीचे आंख में 3 लेयर होता है। एक तो श्वेत पटल, दूसरा क्वाराइड, एक तो ये वाली परत जो दिख रहा है, दूसरी ये वाली परत और तीसरी ये वाली परत। तो सबसे बाहरी परत जो श्वेत होती है, जो अपारदर्शी होती है, जो मोटी चमड़ी की बनी होती है, उसको श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक के नाम से जाना जाता है। दूसरी परत होती है, ये होती है जिसको क्वाराइड कहा जाता है। क्वाराइड कैसी होती है, श्वेत पटल के नीचे एक भूरा गाढ़ा रंग का एक परत होती है, जिसको क्वाराइड कहा जाता है। श्वेत पटल के ठीक नीचे भूरे गाढ़े रंग का एक परत होती है, जिसको श्वेत पटल कहते हैं, क्वाराइड कहते हैं। क्वाराइड आगे चल के क्या करती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है। क्वाराइड आगे चल के क्या करती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग तो आइरिस हो जाती है, ये आइरिस हो गया, ये जो दिख रहा है आपको, ये आइरिस में डिवाइड हो जाती है। दूसरा सिलियरी मांसपेशिया में डिवाइड हो जाती है। आइरिस क्या काम करता है, श्वेत क्वाराइड का सबसे अगला भाग जो आगे चल के 2 परतों में विभक्त हो जाती है, इसका अगला भाग क्या कराती है, आइरिस कहलाती है। आइरिस क्या करता है, आइरिस क्या करता है, आइरिस फैलने और सिकुड़ने वाली होती है, ये पारदर्शी होती है। आइरिस क्या होती है, ये फैलने और सिकुड़ने वाली एक मांस की बनी होती है, जो पारदर्शी होती है। इसका क्वाराइड का पिछला भाग सिलियरी मांसपेशिया कहलाती है। क्वाराइड का पिछला भाग सिलियरी मांसपेशिया कहलाती है, जिसका या पक्षमाविक भी कह सकते हैं, पक्षमाविक, सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाविक भी कह सकते हैं। क्वाराइड का पिछला भाग सिलियरी मांसपेशिया कहलाती है, जो क्या करती है, दोनों तरफ से नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस को टांग कर रखता है, दोनों तरफ से नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है, लटका के रखता है। किसको, नेत्र लेंस को लटका के रखता है। कौन रखता है, सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया किसका पार्ट है, क्वाराइड का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये पिछला पार्ट है। अगला पार्ट कौन था, आइरिस है। आइरिस क्या करती है, फैलने सिकुड़ने वाली एक मांस की बनी होती है, पारदर्शी होती है, ये आइरिस है। आइरिस का काम क्या है, जब प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ती है, नेत्र पर पड़ती है, तो आइरिस में क्या होता है, आइरिस प्रकाश की किरण को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश की किरण जाएगा अंदर, कैसे प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, ये है। और सबसे अंदर वाली परत है, ये रेटिना है, यहीं पे इमेज बनता है, कहीं यहीं पे आपको इमेज बनता है। जब प्रकाश की किरण आंख से, नेत्र लेंस से, कॉर्निया और नेत्र लेंस से जाती है, तो यह अपवर्तन के बाद क्या होता है, रेटिना पर पड़ती है। तो किसी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश की किरण इसमें कॉर्निया और नेत्र लेंस से पहुंचती है, तो ये अपवर्तन के बाद रेटिना पर पहुंचती है। रेटिना पर उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो वो बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ए को ए से प्रकाश की किरण आ रही है, तो नेत्र कॉर्निया और नेत्र लेंस से जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद रेटिना पर बनी है, पहुंची है, वो उसमें जो प्रतिबिंब बनी है, वो आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, मतलब उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। लेकिन ये कॉर्निया और क्या बोलते हैं उसको, कॉर्निया और नेत्र लेंस से जो प्रकाश की किरण उस पर रेटिना पर पड़ती है, तो दिखाई देती है, ये इमेज बनती है, जो उल्टा बनती है और छोटा बनती है। ये कैसे दिखाई देते हैं, जब यहाँ से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद रेटिना पर पहुंचती है, तो रेटिना के पास ये प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका होती है। प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका से होकर ये प्रकाश की किरण को मस्तिष्क में भेजती है। प्रकाश की किरण को कहाँ, मस्तिष्क में भेजती है, मतलब ब्रेन के पास इसके पास संवेदना होती है रेटिना के पास। ये प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका कहते हैं, उसकी मदद से प्रकाश को कहाँ, ब्रेन में भेजती है, और तब हमें देखने की अनुभूति प्रदान होती है। तब हमें लगता है कि हम उसको, जहाँ से लाइट आ रही है, उसको देख सकते हैं।
जहाँ से लाइट आ रहा है उसको हम तब देखने की अनुभूति प्रदान होती है। किसकी मदद से होती है? प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका की मदद से। जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है तो यह प्रकाश स्नायु और दृक तंत्रिका इसमें संवेदना होती है, और ये संवेदना कहाँ चली जाती है? नर्वस सिस्टम पे, और ये ब्रेन में चली जाती है। ये सूचना लेकर, मतलब न्यूज़पेपर का काम करता है, ये सूचना लेकर कहाँ चली जाती है? ब्रेन में। तब जाकर हमें देखने की अनुभूति प्रदान होती है। ये इस पे इमेज कैसा बना? उल्टा और छोटा बना। किस पे? रेटिना पे। ये समझ गए? सिलेरी मांसपेशियां समझ गए? ये नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो खाली स्थान होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो खाली जगह होता है उसमें एक द्रव भरा रहता है, उसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसका नाम है कचाव द्रव। जिसका नाम क्या है? कचाव। नेत्र लेंस, ये जो लेंस है ये, और रेटिना के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कहते हैं कचाव द्रव। और नेत्र लेंस और कॉर्निया, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो ये द्रव भरा रहता है, खाली जगह, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं? उसमें जो द्रव भरा रहता है उसको जलीय द्रव या नेत्रोद के नाम से जाना जाता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो खाली स्थान होता है और उसमें द्रव भरा रहता है उसको नेत्रोद या जलीय द्रव के नाम से जाना जाता है। वही नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो खाली जगह होता है उसमें जो द्रव भरा रहता है उसको कचाव द्रव के नाम से जाना जाता है। अब होता है पुतली। पुतली बची है। पुतली क्या है? दोनों आइरिस के बीच, मतलब आइरिस यहाँ ऊपर से भी लटकी है, नीचे से भी लटकी है। सिलियरी मांसपेशियां ऊपर से भी लेंस को पकड़ के रखा है, नेत्र लेंस को, और नीचे से भी पकड़ के रखा है। तो ये जो है, ये क्वाराइड इधर भी है और इधर भी है। क्वाराइड जो आगे चल के दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक आइरिस और दूसरा सिलियरी मांसपेशिया के नाम से। तो ये दोनों के बीच जो एक छिद्र रहता है, आइरिस के बीच जो एक छिद्र होता है जिसका नाम है पुतली। आइरिस के पीछे, आइरिस के बीच में नेत्र लेंस के आगे एक छिद्र बनता है जिसका नाम है पुतली, जिसको पुतली कहा जाता है। कॉर्निया समझिए कि नेत्र लेंस का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया, मतलब श्वेत पटल का ही अगला हिस्सा कॉर्निया कहलाते हैं। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो खाली जगह है उसमें जो द्रव भरा रहता है उसको जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली जगह है उसमें जो द्रव भरा रहता है उसको क्वाराइड कचाव द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस की सबसे, नेत्र गोलक क्या होता है कि नेत्र की आकृति कैसी होती है? लगभग गोला होती है। तो ये समूचे को क्या कहा जाता है? नेत्र गोलक कहा जाता है। ये गोला को क्या कहा जाता है? आंख की गोलाई को क्या कहता है? नेत्र गोलक कहा जाता है। फिर से समझते हैं। नेत्र गोलक की आंख की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? श्वेत पटल कहलाती है, जिसको इंग्लिश में क्वाराइड के नाम से, स्क्लेरोटिक के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बाहरी परत होती है, ये चमड़ी की बनी होती है, सफ़ेद होती है और अपारदर्शी होते हैं, ये श्वेत पटल है। उसके ठीक नीचे एक कॉर्निया होता है जो क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, भूरे गाढ़े रंग की एक परत होती है जो क्वाराइड कहलाती है। ये आगे चल के दो परतों में विभक्त हो जाती है, एक आइरिस और दूसरा सिलियरी मांसपेशियां। आइरिस का काम है ये प्रकाश जो आंख पर, नेत्र लेंस पर पड़ती है तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है, प्रकाश को घटाने बढ़ाने का काम करता है। और सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है? नेत्र लेंस को दोनों तरफ से पकड़ के रखता है, दोनों तरफ से लटका के रखता है, दोनों तरफ से उसको टांग के रखता है। नेत्र आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है जिसको पुतली कहा जाता है, और आइरिस और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको जलीय द्रव कहते हैं। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव रहता है उसको कचाव द्रव कहते हैं। उसके अंदर एक आंख की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, या फिर दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका, जिससे प्रकाश की किरण जब रेटिना पर पड़ती है तो ये सूचना लेकर ब्रेन के पास पहुंचती है। तो ये हो गया आपका मानव नेत्र। समझ गए? अब समझते हैं ये कार्य कैसे करती है। मानव नेत्र तो समझ गए, अब समझते हैं ये कार्य कैसी करती है। तो सबसे पहले
मानव कॉर्निया से और नेत्र लेंस से जो प्रकाश की किरण पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है? रेटिना पर। रेटिना पर जो प्रकाश की किरण पड़ी तो वो प्रकाश को अपवर्तन के बाद जो रेटिना पर किरण पहुंचती है तो इससे क्या होता है, दृक स्नायु, प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका से ब्रेन के पास मैसेज जाता है कि कुछ प्रकाश की किरण आई है। तो वो उस पर जो प्रतिबिंब बनते हैं रेटिना पर वो कैसे बनते हैं? छोटा बनता है और क्या होता है? उल्टा बनता है। छोटा बनता है और उल्टा बनता है। अब देखते हैं मानव नेत्र और कैमरा हूबहू दोनों एक दूसरे के समान काम करता है। मानव नेत्र और कैमरा क्या होता है? एक दूसरे के समान में काम करता है। जैसे कैमरा में क्या होता है? आगे लेंस लगी रहती है, आंख में भी आगे क्या होती है? लेंस लगी रहती है। कैमरा में लेंस के पीछे क्या रहता है? एक फिल्म फोटो रहती है, फोटो फिल्म रहती है। उसी तरह आंख में क्या होता है कि लेंस के पीछे क्या होती है? रेटिना होती है। मतलब फिल्म फोटो की जगह ये आंख में क्या हो गया? रेटिना हो गया। नेत्र में कैमरा में क्या होता है? जो शटर का काम करता है, फ्लैश मारता है, वो क्या करता है? शटर करता है। ये आंख में क्या करता है? ये क्या करता है? पुतली वो करता है, पलक करता है शटर का काम। पलक जो है ये जो झपकाता है, पलक ये जो झपक रहा है ये शटर का काम करता है। कैमरा में ये शटर का काम करता है। कौन? शटर करता है। इसमें जो प्रकाश को नियंत्रित कर रहा है मानव नेत्र में यह पुतली आइरिस कर रहा है, लेकिन कैमरा में जो प्रकाश को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? डायफ्राम करता है। कैमरा में जो प्रकाश की किरण को नियंत्रित करने का काम होता है वो डायफ्राम का होता है, लेकिन आंख में जो प्रकाश की किरण को नियंत्रित करने का काम होता है ये कौन करता है? ये आइरिस करते हैं। तो मानव नेत्र और कैमरा में बहुत क्या है? बहुत हद तक समान कार्य है। ये मानव नेत्र जो है मानव कैमरा के अनुसार ही, कैमरा इसी के आधार पर काम करता है, मानव नेत्र के आधार पर। कभी कभी क्या होता है, प्रकाश वो आंख से वस्तु नजदीक रहे तब भी हम साफ देखते हैं और दूर रहे, बहुत दूर रहे तब भी हम उसको साफ देखते हैं। तो ये किसकी मदद से देखते हैं हम साफ? ये आइरिस की मदद से देखते हैं। किसकी मदद से देखते हैं? जब प्रकाश की आंख से बहुत नजदीक कोई वस्तु रहे तब हम उसको साफ देखते हैं, और जब वस्तु बहुत दूर भी रहे तब हम भी उसको साफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि आइरिस में टेंशन होता है, तनाव होता है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। इसकी मदद से हम किसी दूर स्थित वस्तु को भी साफ देख सकते हैं और किसी नजदीक की वस्तु को हम साफ देख सकते हैं। दूर स्थित वस्तु को साफ देखते हैं और निकट स्थित वस्तु को जो साफ देखते हैं। इस प्रकार की क्षमता को क्या कहते हैं? आंख के पास ऐसी क्षमता होती है जिसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? समंजन क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता कहते हैं हिंदी में। समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। दूर स्थित वस्तु को और निकट स्थित वस्तु को भी साफ साफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आइरिस में टेंशन होता है जिसमें उसकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, जिसकी मदद से हम उसको दूर स्थित वस्तु को और निकट स्थित वस्तु को भी साफ साफ देख सकते हैं, जिसे हम समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। समान आंख के लिए क्या होता है? एक स्वस्थ आंख के लिए समंजन क्षमता क्या होता है? अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है, 25 सेंटीमीटर तक होती है। समान आंख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? समान आंख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर। समान आंख के लिए
समान आंख के लिए समंजन क्षमता क्या होती है? अनंत से लेकर अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपको पूछा जा सकता है। समान आंख के लिए समंजन क्षमता अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है। अब समझते हैं कि दूर बिंदु क्या होता है और नजदीक बिंदु क्या होता है। मानव नेत्र एक स्वस्थ मानव नेत्र है तो दूर जितनी भी दूर की वस्तु को जितना दूर तक अधिकतम जितने भी दूर की वस्तु को देख सकते हैं उसी को दूर बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई आंख देख रहा है, ये 2 किलोमीटर देख रहा है तो इसकी जो समंजन क्षमता होगी 2 किलोमीटर हो जाएगी। और सबसे नजदीक की वस्तु जितना देख सकते हैं ये 25 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए ये है, यहाँ से देख रहा है तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकता है। कम से कम 25 सेंटी आंख और वस्तु के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, जिसको नजदीक क्या बोलते हैं, निकटतम दूरी कहते हैं। आंख की क्या होती है, समंजन क्षमता अनंत से दूर होती है। ये कम से कम देखिए अधिक से अधिक कितना दूरी तक देख सकता है। दूर बिंदु कितना होगा उसकी आंख के लिए, तो दूर बिंदु आंख के लिए होगा अनंत तक। समान आंख के लिए दूर बिंदु, समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होगा? दूर बिंदु अनंत होती है, अनंत होती है। वही समान आंख के लिए निकटतम बिंदु की कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। समान आंख के लिए निकटतम बिंदु कितनी होती है? निकटतम बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है। समान आंख के लिए दूर बिंदु अधिकतम कितनी होती है? अनंत तक। और निकटतम कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक। अब जो क्या है, दूर बिंदु और निकटतम बिंदु, दूर बिंदु और निकटतम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है जिसको क्या कहते हैं? दृष्टिप्रास कहते हैं। दृष्टिप्रास क्या होता है? दृष्टिप्रास क्या होता है? समान आंख के लिए जितनी भी दूर बिंदु हो और उसके निकटतम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टिप्रास। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ एकोमोडेशन, रेंज ऑफ जिसे कहते हैं दृष्टिप्रास। दृष्टिप्रास मतलब रेंज ऑफ विजन, दृष्टिप्रास क्या होता है कि समान आंख के लिए दूर स्थित बिंदु और निकट स्थित बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टिप्रास। मान लीजिए कोई आंख जो है अधिकतम अनंत तक देखता है। क्या तक देखता है? अनंत तक देखता है। और एक कम, ये दूर बिंदु हो गया, दूर बिंदु अनंत तक। और कोई आंख कम से कम कितना देखता है? यहाँ से 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर, यह है निकट बिंदु। तो ये जो है निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी, ये जो दूरी है आपका, वो क्या कहलाता है? दृष्टिप्रास कहलाएगा। यही आपका दृष्टिप्रास होता है। मतलब दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी होती है, इसी को रेंज ऑफ विजन या दृष्टिप्रास के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक समान आंख भी क्या होता है, दूर स्थित नजदीक, कभी कभी नजदीक की वस्तु को भी नहीं देख पाते हैं, कभी कभी क्या होता है दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है
कि ये तो एक होगा, ये अगर कोई नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है या फिर कोई दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हम सिलियरी मांस, अगर ये सिलियरी मांसपेशियां खराब हो गई, उसमें सक्रियता अगर कम हो गई, उसमें क्या होता है आइरिस अगर खराब हो गया, नेत्र लेंस को क्या हो गया, नेत्र लेंस अगर खराब हो गया तो इसकी वजह से देखने में दिक्कत हो सकती है। दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो इसके मदद इसको सही कैसे किया जा सकता है और इसका उपचार कैसे होगा। अगर इसको सही समय सही उम्र तक ले जाना है, देखने की क्षमता को बरकरार रखना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई दृष्टि दोष हो गया है तो इसका उबारन कैसे होगा, इसका निवारण कैसे होगा, या दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, या फिर दृष्टि प्रायता हो गया, तो हम उसको कैसे निवारण करेंगे। तो अगले क्लास में हम इस तमाम तरह के टॉपिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो दृष्टि दोष और उनके निवारण के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट और हमारे चैनल दिव्या इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू।